अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैच हम जीत गए हैं। पहला T20 जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अमेरिका में राधा खेला गया और लॉर्ड हिल में मैच हुआ। पाकिस्तान ने 178 रन बनाए और एंड में एक ओवर में 34 रन मुखालिफ टीम को चाहिए थे, लेकिन हम 14 रन से जीते हैं ना ये मैच। लेकिन आप ब्रेक से पहले शो स्टार्ट होने से पहले अब्दुल्ला बहुत कह रहे थे कि मतलब लिटरली हमारी कोशिश थी, हमारी वैसा कोशिश थी कि आप जीत जाएं तो हम आपको दे दे जो रन्स आपको दरकार हैं। एंडिंग हमारी कुछ ऐसी हुई है। ऑफ कोर्स वी वन, बट ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट। हाँ, लेकिन जो अच्छी परफॉर्मेंस है पहले हम उसका तस्करा कर लेते हैं। साई अयूब इतने अच्छे बॉलर भी हैं, ये अंदाजा शायद बिल्कुल बड़ी अच्छी कैरम बॉल करते हैं वो। साई अयूब की फॉर्म वापस आई है, बड़े दिन से हम इंतजार कर रहे थे स्कोर बोर्ड पे वो अच्छा स्कोर, अच्छे रन लगाएंगे और उन्होंने आज 50+ रन्स किए हैं। 57 रन उन्होंने खेले हैं, बनाए हैं 38 बॉलों पर और साथ ही 2 विकेटें भी ली हैं, इसीलिए वो प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए हैं। सो सही करार पाए हैं या हमने भी दे दिया और वैसे इससे पहले करार पा चुके हैं वैसे वो। ओके, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले तो खत्म हो चुका है। who else would be there? So yeah, तो बिल्कुल बनता भी था उनका। सो दिस मैच हैपेंड अ व्हाइल अगो, लिटरली अ व्हाइल अगो और अच्छा जी, अब बाकी तो जीत तो गए हैं, तो क्यों ना हम अपने एक्सपर्ट्स पे ओपिनियन जानते हैं। और राशिद लतीफ़ हमारे प्यारे हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ही अजीज भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, राशिद भाई साहब कप्तान। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। हम सुफियान मुकीम की बॉलिंग भी ज़ाहिर है एक बड़ा अहम किरदार उसने अदा किया, लेकिन और भी कुछ स्पेल्स थे बॉलिंग में जिनका किरदार बड़ा सवालिया निशान के तौर पर सामने आया और हमें डर लग रहा था कि कहीं ये मैच हाथ से निकल ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। इस पिच के ऊपर मेरे ख्याल से रन से अच्छे बना दिए थे पाकिस्तान ने। उसकी बेसिक रीजन यही थी कि शुरू की 2 विकेट्स में अच्छे रन बनाए। पहले विकेट पे 20 रन बने और उसके बाद 2 लेफ्ट हैंडर की जो पार्टनरशिप हुई ना, वो काफी वेस्ट इंडीज के लिहाज से बहुत लंबी चली गई है, जिसमें फखर जमान और साई अयूब का रन करना बहुत खुशाइन है, क्योंकि हम लोग उसी पे बात कर रहे थे। काफी टाइम हो गया रन नहीं किए, लेकिन आज अच्छी बैटिंग की उन्होंने। शुरू में बाउंड्रीज कम लगाई और आराम से रोटेट किया स्ट्राइक को। और फखर जमान जिनकी हम बात करते थे एक जमाने में, नंबर 3 पे आ गए थे और बाई फोर्स नंबर 3 पे थे। आज भी अपनी जगह बनाने के लिए 3 पे आना पड़ गया। तो ये क्रिकेट का एक नया रुख है जो हम सब ने देखा। लेकिन इसमें एक खास जो बात थी आज की मैच की, पार्टनरशिप 81 रन की 51 बॉल के ऊपर, ये अहम थी। और दूसरी जगह अगर हम देखते हैं कि वेस्ट इंडीज का स्टार्ट बड़ा अच्छा था, लेकिन उन्होंने 67 बॉल के ऊपर पार्टनरशिप की है, सिर्फ 72 की, यहीं से मैच से बाहर हो गए थे। अब आने वाला बैट्समैन जो भी होगा वो मारेगा और चांसेस वही होते हैं आउट होने के, और पाकिस्तान ने विकेट ली। तो ये बनता है खुलासा। और स्पिनर्स भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नवाज हो जाए और सुफियान हो गए और साथ में साई अयूब हो जाए, बेहतरीन बॉलिंग की है। और हमें डेथ ओवर में इस मैच में ऐसा लगा डेथ ओवर में हमें कमी है, जहाँ पे जब शाहीन आ जाते हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल से हसन अली दूसरे बॉलर होने चाहिए, जो कि मिडिल और नई बॉल करनी चाहिए। डेथ ओवर के लिए अभी भी हमें अब्बास आफरीदी जैसे या किसी या हसन अली जैसे बॉलर की जरूरत होगी। हारिस और फ़हीम अशरफ तो कभी भी मौजूद नहीं है डेथ ओवर की बॉलर, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलें, चाहे पाकिस्तान से खेलें, चाहे कोयटा से। वो शुरू के पावर प्ले में 2 ओवर, बीच में 1 ओवर, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए लग रहा है कि आखिर में 35 रन 34 रन भी बने हैं। तो हमने बॉलिंग बहुत खराब की, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज लग रहा है बहुत करीब आ गया हमारे। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमें था नहीं ना उम्मीद के इतनी करीब आ जाएंगे वो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा भट्टी साहब, जरा फखर जमान की हम दोबारा बात कर लें। फखर जमान की ये अच्छाई है कि उनको जिस पोजीशन पे भी जहाँ भी खिलाओ वो खेल लेते हैं, या फिर उनको मनवानी चाहिए कि वो किस नंबर पे आते हैं? उनको शायद टीम मैनेजमेंट से खुद बात करनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। देखें, राशिद भाई के साथ सईद अनवर खेलते रहे। सईद अनवर दुनिया के अजीम तरीन ओपनर्स में शुमार होते थे और एज ए ओपनर ही वो रिटायर हुए। लेकिन बेसिकली जब हमने सईद अनवर को देखा तो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, कि टीम की जरूरत के मुताबिक वो ओपनिंग में गए और उसके बाद उन्होंने वहां अपने आप को मनवाया। इसमें कोई शक नहीं कि फखर जमान बड़े जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है,
लेकिन अब साहबजादा फरहान को भी एडजस्ट करना है, साइम अयूब को भी हमने ओपन करवाना है। पिछली सीरीज में हमने देखा कि नंबर 3 पर मोहम्मद हारिस आ रहे थे, अब उनको हम बिल्कुल आज नीचे लेकर चले गए, वरना उनका शायद जो हम स्कोर कार्ड देख रहे थे 4था नंबर था। तो ठीक है, टीम की जरूरत के मुताबिक तो T20 फॉर्मेट में ऊपर नीचे बैट्समैन हो जाते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि एज ए टीम मैन उनको जिस पोजीशन पे खिलाया जा रहा है वो रन कर रहे हैं, फील्डिंग में भी एफर्ट्स दिखा रहे हैं। इवन आज हमने देखा कि कप्तान के साथ भी, वो चूंकि सीनियर प्रो है, कप्तान को भी बार बार जाके मशवरे दे रहे थे। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट में कि ये यंग टीम है, लेकिन आप देखें कप्तान के पास बॉलिंग में कितने ज्यादा ऑप्शंस है। मेरे ख्याल में यहाँ अगर कोई मिसफिट नजर आ रहा है तो वो हारिस रऊफ है। उनकी इकोनॉमी पे भी बात करेंगे। बिल्कुल राशिद भाई, हारिस रऊफ ने 10.5 की इकोनॉमी से, फहीम अशरफ ने 15.5 की इकोनॉमी से फिर कोई विकेट भी नहीं ली। सो क्या कंडीशंस उनके लिए मौजू नहीं है या उनकी अपनी फॉर्म एंड परफॉर्मेंस का मसला है? फहीम अशरफ की तो ये है कि वो एक बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बॉलिंग बेहतरीन यूटिलाइजेशन की हो सकती है। मेरे ख्याल से यूटिलाइज सही नहीं किया जा रहा। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप लाके, बहुत ज्यादा बैटिंग है हमारे पास, तो उसमें भी किसी की बैटिंग आए ना आए तो वो मुनासिब नहीं है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए लास्ट में ओवर करा दे, कुछ 4 विकेटें 3 विकेटें मिल जाए तो जस्टिफिकेशन मिल जाए। ये हमारे यहाँ अमूमन ये चीजें होती हैं कि मैच को जीत गए हम बॉलिंग करवा लेते हैं इनसे, ये तरीका गलत है। बाकी हारिस की बात की, मैं समझा मिसफिट तो मैं एक ही बैट्समैन को या बॉलर को कहता हूँ, तो आगा की वजह से हारिस को पीछे जाना पड़ रहा है। ये एक अनोखी चीज है कि जिसके लिए स्ट्राइक रेट के लिए हमने बाबर की कुर्बानी दी, हमने स्ट्राइक रेट के लिए हारिस की भी कुर्बानी दे रहे हैं, तो फिर कप्तान को कुछ करना पड़ेगा। हारिस रऊफ शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो हमारे लिए, हमारा कैप्टन ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम दुआ करते हैं रन करें, जैसे आउट किया है नवाज ने, जस्टिफाई करते हैं। बस 4 मैचेस हो गए कप्तानी में, 1 जीते 2 जीते 2 हारे, लेकिन उनकी जो प्लेस है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही। और जब कप्तान की प्लेस जब जस्टिफाई नहीं होती तो टीम किसी वक्त भी खराब परफॉर्मेंस दे सकती है। क्योंकि आज भी जो हुआ, हारिस कैसे पीछे आ सकते थे? वो सबसे अच्छा 144 का स्ट्राइक रेट पूरी टीम में साइम अय्यूब के साथ उनका है, और वो लास्ट ओवर में बैटिंग अगर करने आ रहे हैं तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट। एक बॉल के लिए राशिद भाई जी, एक बॉल के लिए। ये तो बड़ा अहम आपने सवाल उठा दिया है। अच्छा, अगर बॉलिंग में भी राशिद भाई, बहुत से लोग हैं, ये भी एतराज उठ रहा है कि जहां यॉर्कर लेंथ की बॉलिंग करनी चाहिए थी वहां बड़े बड़े शॉट्स मारे जा रहे हैं। कंसिडरिंग डेथ ओवर की बात हो रही है, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ की बात कर ले, मतलब इतने लंबे लंबे सामने प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज के, तो आप उनके लिए तो बिल्कुल यू आर प्लेइंग टू देयर स्ट्रेंथ्स इन दैट केस। अभी कुछ दिन पहले भट्टी साहब ने जिक्र किया था ऑस्ट्रेलियन बॉलर हेस्टिंग ने जिस तरह से बॉलिंग की, दोनों की तो बॉल विकेटों में गिरी ही नहीं। शुक्र करें कि हमारी सिर्फ 2-3 वाइड हुई है। राशिद भाई 1 ओवर में 12 वाइड बॉलें उससे करवाई और इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचवा दिया। ये पिच थोड़ा डिफरेंट थी। हम लोग जो होता है ना कि टैप नहीं कर पाते, कंडीशन को नहीं कर पाते, तो शायद आप थोड़ा बहुत मार्जिन एक ही लेंथ पे, हारिस का स्पेशली देखा गया है पीएसएल से लेके अब तक वो लेंथ अपनी सही ले नहीं पा रहे। उनको जैसे सिक्कू भाई अक्सर बोलते हैं फर्स्ट क्लास पे जाना पड़ेगा, उनको मेहनत और करनी पड़ेगी। इंजरी के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि वो जो बॉल कर रहे हैं वो एक रडार वाली बॉलिंग होती है ना, जहाँ वो बॉल पड़े लेंथ और उसके बाद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे लग सके, उसमें वेरिएशन कम नजर आ रही है। बाउंसर एक कम है, एक यॉर्कर वाइड यॉर्कर जो होता है ना, वाइड यॉर्कर एक कम है, और रिवर्स स्विंग शायद इनको नहीं मिल रही। इनको जब तक रिवर्स स्विंग नहीं मिलती इनको इश्यूज रहते हैं। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन है, बेंच पे आपके पास हसन अली है, अब्बास टीम के साथ नहीं है, लेकिन ऑप्शन चेंज करना चाहिए। एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अभी से इन मैचेस में आप देख लेंगे आपकी डेथ बॉलिंग कौन सी कर, डेथ ओवर कौन करेंगे। अगर हारिस से ही करना है तो थोड़ा सा उनकी जो फॉर्म है बहुत अच्छी लग नहीं रही है इस पर्टिकुलर इस मैच में, या हम पीएसएल में बात करते हैं बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है वो। डेथ ओवर से मुझे जमान खान भी याद आया ना, यॉर्कर लेंथ पे जो बॉल करते थे और फाइनल भी निकाला था लाहौर कलंदर के लिए। अच्छा भट्टी साहब, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सलमान अली आगा की
राशिद भाई कह रहे हैं कि पोजीशन उनकी जस्टिफाई नहीं हो रही है। डू यू आल्सो हैव द सेम थॉट्स अबाउट इट कि मतलब हारिस को पहले आना चाहिए था मगर फिर कप्तान है वो, समझ नहीं आता ना, जरा खिचड़ी सी पक जाती है। मतलब इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड ही हैज टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द टीम एज वेल। माजी में हमने ये भी देखा है कि सरफराज ने अपने नंबर की कुर्बानी दी है। नहीं, लेकिन सरफराज ने जब नंबर की कुर्बानी दी तो उसके बाद आप देखें सरफराज का केस वीक होता गया और फाइनली सरफराज टीम से ही बाहर हो गए। तो हारिस को अगर अपने आप को मनवाना है और अपनी जगह को पक्का करना है, देखें आज अगर वो 1-2 ओवर करवा लेते तो हारिस राउफ पे शायद प्रेशर कम होता, क्योंकि स्पिनर्स ने तो 7-8 आउट कर दिए आज के मैच में। तो कप्तान ने आज बॉलिंग भी नहीं की, फिर बैटिंग में जिस तरह उन्होंने रन बॉल तो किया, लेकिन मेरा ख्याल में अभी भी कप्तान को जिस तरह हम कहते हैं कि फ्रंट से लीड करना चाहिए, तो सलमान अली आगा अभी उस तरह हमें नजर नहीं आ रहे। या तो वो खुद भट्टी साहब राना बॉल तो वनडे में नहीं खेला जाता, मगर हम कप्तान के बाद चलिए ही इज अ न्यू कैप्टन, जाहिर है हम पीछे खड़े होंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन राना बॉल तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है और उनको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। चौथे नंबर पे मेरा ख्याल में अगर मोहम्मद हारिस को खिलाते हैं तो 5वें नंबर पर आए, लेकिन फिर पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा कर दिखाएं कि लोग ये ना कहें कि वो माइक ब्रैडली टाइप के कप्तान है जो सिर्फ कप्तानी करते थे। उनको बैटिंग में भी कुछ करना है, बॉलिंग में भी कुछ करना है। तो मेरा ख्याल में सलमान अली आगा पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क है। अच्छा है कि 2 ओवर ही करा लेते तो हारिस पे शायद प्रेशर कम हो जाता, मतलब क्यों नहीं कराते फिर? अच्छा अब कंसिडरिंग कि हम ये मैच जीते हैं, हम बड़ा अच्छा पोस्ट मैच एनालिसिस कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड ऑन आवर पार्ट, वरना तो इतनी खुशी होती है कि जीती गए हैं। व्हाट चेंजेस शुड वी मेक, या फिर कौन से चेंजेस राशिद भाई कंसिडर हो रहे होंगे फॉर द नेक्स्ट मैच? देखिए हमें एशिया में खेलना है, एशिया कप, तो इसमें 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर से जाना चाहिए। हमें पिचेस बहुत अच्छी नहीं लग रही। आज पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की है और लंबी पार्टनरशिप 81 रन की, उससे हमें बड़ा फर्क पड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा हर कोई बैटिंग कर सकता है। अगर हसन अली को भी खिलाता है वो भी छक्के मार सकता है। स्पेशलिस्ट बॉलर जब स्पिनर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आपके सामने नवाज ने अभी 3 आउट कर दिए, अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि 2 लेफ्ट हैंडर अच्छे बैटिंग कर रहे हैं दुबई की पिच पे, जहाँ पे बहुत अच्छी पिच है, वहां पे रन बचाना मुश्किल हो जाएगा। इनको सोचना यही चाहिए कि हमें दुबई में खेलना है या अबू धाबी में खेलना है मैचेस, तो उसके लिए हमें अपनी बॉलिंग चलानी है। हसन अली को ट्राई करना चाहिए और बैटिंग ऑर्डर देखें, एक को अकोमोडेट करने के लिए पूरी बैटिंग ऑर्डर हिल के रह गई आज। ट्रू। अगर 8 नंबर 7 नंबर पे हारिस आ रहा है, क्योंकि कप्तान का अपना नंबर 4 था या 3 था, जो भी था। अगर हम साहबजादा फरहान के साथ फखर भी आ जाता है 3 पे साइम, तो 3 तो स्लॉट ये पक्की हो गई। फिर हारिस की टीम में जगह शायद नहीं बनती, क्योंकि आपने वैसे ही अनाउंस किया है 2nd विकेट कीपर साहबजादा फरहान को अनाउंस किया हुआ है, तो साहबजादा को ग्लव्स दे दें। वो वनडे में जाते हैं, वनडे में साहबजादा नहीं है, हारिस है, तो 2nd विकेट कीपर पहला विकेट कीपर बन रहा है और पहला विकेट कीपर टीम से बाहर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क है टीम सिलेक्शन के, प्लेइंग 11 के और नंबरिंग के। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फॉर्मेट पे, वनडे, टेस्ट मैच या T20 में। आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है ना, बैटिंग ऑर्डर नहीं अच्छी लग रही है हमें। That is some technical analysis certainly indeed राशिद भाई। और हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो मतलब लिटरली रन बॉल या उससे भी कम की सूरत हाल है। मोहम्मद नवाज 9 रन, सलमान अली आगा कप्तान, हम अभी बात कर रहे थे 10 गेंदों पर 11 रन, उसके बाद फहीम अशरफ 9 गेंदों पर 15 रन। सो शुरू के हमारे ओपनर्स, मतलब ओपनर्स तो हमारे परफॉर्म कर गए, लेकिन अदरवाइज T20 में हमने देखा है कि लोअर मिडिल ऑर्डर आके रन्स बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और वेस्ट इंडीज ऐसे खेला भी। जी, अगर जिस दिन हमारा टॉप ऑर्डर 3 या ऊपर से रन नहीं होंगे, हमें मुश्किलात होंगी। हमारे पास वो डेप्थ नहीं है नीचे बैटिंग की जो आप बात कर रहे हैं। लंबी तो बहुत है हमारी बैटिंग, अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन डेप्थ वही मशरफ देखें, नवाज को बहुत ऊपर भेजा है, 4 नंबर भी शायद वो बैटिंग करने आए, सिचुएशन के मुताबिक आए या 5 नंबर का है। वही मशरफ को ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि हमारी बैटिंग बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है और हारिस को भी ऊपर भेजना चाहिए। फिर 210 रन बनाए, इतनी बैटिंग खिलानी है। भट्टी साहब, योर क्लोजिंग थॉट्स, हमारे पास 30 सेकंड है।
मेरे ख्याल में जो राशिद भाई कह रहे हैं ना कि 2 स्पिनर खिलाएं, अबरार अहमद को लेकर आए और एक बैट्समैन कम कर रहे हैं और हसन अली को लेकर आए। हारिस रऊफ की जगह तो दूसरे मैच में पाकिस्तान का बेहतर कॉम्बिनेशन होगा और इंशाल्लाह हम ये T20 सीरीज भी जीत लेंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपका, जबरदस्त, थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू राशिद भाई। होल आइडिया इसके हमारी एक बहुत ही और हमारे लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि हमने आपको एशिया कप के लिए की सेटिंग हो जाए और इसलिए अगर कुछ ट्रायल एंड एरर पे भी चीज चलती है तो वो अब हो जानी चाहिए। ओवरऑल हमारी वर्ल्ड रैंकिंग, हमारी आपको पता है ICC रैंकिंग मेंटेन होना, बेहतर होना बहुत जरूरी है बिकॉज ओलंपिक्स वालों ने अगर ये कह दिया कि शुरू की 8 टीमें जाएंगी, शुरू की 6 टीमें जाएंगी, सो मतलब a lot of things are at stake, तो हमें we really need to pick up our game क्योंकि आगे टूर्नामेंट्स भी हैं बड़े इंपॉर्टेंट वाले और लेकिन इस सब में आप ये ना सोचिएगा कि हम मैच हार गए, मैच जीते हैं। ओहो, ये हमें ना शुरू में ही हमने बात स्टार्ट कर दी, थोड़ी सी हमें पहले खुशी मनानी चाहिए थी, लेकिन खैर खुशी तो है। कांग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। आज 1 अगस्त भी है और ये अगस्त इसलिए भी स्पेशल है, 78वां हमारा यौम आज़ादी तो हम मनाएंगे, लेकिन हम जंग जीते हैं इस साल में। इस साल जंग जीते हैं, आज सुबह हमने मैच जीता है और फिर सोचें कि पेट्रोल की कीमत भी कम हो जाए। कीमत का अब्दुल्ला बस आज का तो शो हो गया। देखें बात ये कि हम हमेशा खुशी की खबर ढूंढ रहे होते हैं, लो जी आज तो पे दर पे खुशियां हो गई। जब मिल जाती है तो फिर फूले नहीं समाते, मतलब वजन बढ़ना शुरू हो गया हमारा खून के साथ साथ। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे कमी कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत हो गई है 264 रुपए 61 पैसे यस फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए और 38 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और डीजल की नई कीमत हो गई है 285 रुपीज 83 पैसास, 285 रुपए और 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। ये खुशखबरी हमने आपको देनी थी और साथ ही आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी आवाम के लिए रिलीफ डेफिनेटली है, बशर्त है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से जो अशिया की कीमतें ऊपर गई थी वो भी अपनी सतह पर वापस आ जाएं तो क्या ही बात होगी। इनफैक्ट हमारी हमेशा कॉन्वर्सेशन यही होती है कि उस तरह ऊपर नीचे क्यों नहीं होता काम कि अगर पेट्रोल ऊपर जा रहा है ओके मेक सेंस और कॉम एक्सेप्ट भी कर लेती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन जब कम होता है तो फिर बाकी अशिया जो हैं बाकी चीज़ों की कीमतें कम क्यों नहीं होती। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और बात ये है हमारे आगे पास हम ये बात करेंगे तहरीक इंसाफ को कल एक और बड़ा सियासी झटका लगा है और ये वो झटका है जो कि 9 में वाक़यात के बाद शायद गैर मुतवक्के भी नहीं था। PTI के कई और नामी गरामी सियासी रहनुमा पार्लियामेंट से फारग होने जा रहे हैं और अब हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि PTI ऐवानों से बाहर निकलने की बातें कर रही है और फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल 9 मई के जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में 195 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी हैं और सज़ा पाने वालों में आपको नाम भी बता दें, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, जरताज गुल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक शामिल हैं। फिर कुछ को नहीं भी सजाएं हुई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत 88 मुलजमान को बरी किया गया है। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं का चालान मुरतब न होने पर ट्रायल नहीं हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि फैसले अदालतों में आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। Let's listen to what he said. ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस है। दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। सो ये आला अदालतों में इन मामलात को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, लेकिन सर्टनली ऐसा नहीं लग रहा कि PTI की सियासी मुश्किलात फ़खर दुरानी हो रही हैं। हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। फ़खर 9 में और दीगर केसेस में तहरीक इंसाफ के लीडरों को जो सज़ाएं सुनाई जा रही हैं वो उसके बारे में हमें बता भी रहे थे। पार्टी उन पर ऑब्वियसली खुश तो नहीं हो सकती, यहाँ तक कि ऐवान में जाना या ना जाने की बात कर रहे हैं आप। तो अगर वो सिस्टम से बाहर आने का सोच लेते हैं तो इसका उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? हाउ इज़ इट गोइंग टू प्ले आउट?
बिल्कुल, ये तो पहले एक मुतवक्के था कि 9 मई के क्या फ़ैसले आने हैं और इसमें बेशुमार पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उनको सज़ा होने की बुनियाद के ऊपर नाअहल हो सकते हैं। और ये बैरिस्टर गौहर का जो बयान है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 39 के करीब उनके पार्लियामेंटेरियंस 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस हैं या उनको नामजद किया गया है। तो ये एक मुतवक्के था, पीटीआई ये इसके हवाले से पहले से ही इवन जो 26 नवंबर वाला है उसमें भी काफ़ी इनके कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं जो नाअहल हो सकते हैं। तो ये पीटीआई को ऐसा नहीं है कि कोई अनएक्सपेक्टेड था और जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इस तरह का फ़ैसला आया है तो उसके बाद ये कोई तहरीक चलाना या पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए ये इनके लिए कोई फ़ैसला मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है पीटीआई ने जो 2022 का फ़ैसला था उससे काफ़ी कुछ सीखा है। जो उन्होंने पंजाब हुकूमत और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत छोड़ने के बाद जिस तरह से उनका अंजाम हुआ था सियासी तौर के ऊपर, तो ये उसके बाद कभी भी एक बतौर सियासी जमात के ये मैं नहीं समझता कि ये फ़ैसला करेंगे इस तरह का कि वो पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं और सिस्टम से बाहर आते हुए फिर एक दफ़ा फिर से जो है ये इस तरह की अग्रेसिव और इस तरह की कन्फ्रंटेशन की सियासत को अपनाएंगे। इसका अंजाम ये पहले भी भुगत चुके हैं और अब भी अगर ये इस तरह का कोई फ़ैसला किया जाता है, गो कि इमरान खान से किसी भी हवाले से फ़ैसला मुतवक्के है या तवक्को कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान अब ये इस तरह का कोई फ़ैसला मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे जिसका पहले वो अंजाम भुगत चुके हैं। आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको पता है अगर बिलफर्ज बानी पीटीआई सिस्टम से निकलने का ऑर्डर कर देते हैं, जो पहले भी ये फैसला कर चुके हैं, तब ये पार्लियामेंट वगैरह का बायकॉट तो एक नुमाइशी सी चीज़ होगी। असल चैलेंज तो ये होगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। आपको लगता है कि उस हद तक जाने का सोच सकते हैं ये? देखें इस टाइम अगर आपको पता हो कि जो 9 मई से रिलेटेड मुकदमात में जितने भी फ़ैसले आ रहे हैं और जितने भी इनके रहनुमाओं को सज़ाएँ हो रही हैं, आपको पता है कि वो कहाँ पे हैं। वो सारे जितने भी पंजाब के अहम रहनुमा हैं वो सारे खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में जाके वो पनाह ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे उनकी अपनी सूबाई हुकूमत है और उनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। जब तक वहाँ रहेंगे और अब कहीं आना भी होगा तो वो एक ट्रांजिट बेल ले सकते हैं। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है ये उनका बचाव का एक ज़रिया है। ये तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये पीटीआई कोई सरेंडर कर सकती है इस तरह पार्लियामान से बाहर निकलते हुए या सिस्टम से बिल्कुल आउट होते हुए, अनलेस अली अमीन गंडापुर उनको 9 मई के केसेस में सज़ा हो जाती है और वो नायल हो जाते हैं, उसके बाद कोई गवर्नर राज लगाया जाता है या कोई इस तरह का सूरत हाल पैदा होती है, वो डिफरेंट है। लेकिन पीटीआई खुद से मुझे नहीं लगता कि ये कोई हुकूमत छोड़ने का ऐसा कोई फैसला करेगी। लेकिन फ़खर अब उस तहरीक का क्या होगा जिसकी बड़ी अनाउंसमेंट्स कुछ अरसे से हो रही हैं, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं इन्हीं हालात में तहरीक इंसाफ को ये तहरीक भी चलानी है, तो क्या आपके लिए ये एक मौसर तहरीक चलाना है, अब ये कर भी सकेंगे, मुमकिन भी होगा कि नहीं? देखें इमरान खान की तरफ से जो 5 अगस्त का भी जो एक कॉल दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ना मीडिया से कहीं से पता चल रहा है ना पीटीआई के अपने अरकान की तरफ से पता चल रहा है कि जो 5 मई का लाहे अमल क्या है, इमरान खान दरअसल किस तरह का एहतजाज चाह रहे हैं। ना ही उन्होंने अपने कोई वर्कर्स को कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं और ना ही अपने जो अरकान हैं उनके जो पार्टी के उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अभी तक तो फ़िलहाल पीटीआई खुद जो है वो इस हवाले से कंफ्यूज है कि क्या किस नौइयत का एहतजाज करना है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ख़ास तौर पे अब जो जिस तरह से ये फैसले आना शुरू हुए 9 मई से रिलेटेड, उसके बाद तो ऑलरेडी जिस तरह पीटीआई ने अपने वर्कर्स को बेजारो मददगार छोड़ा है मुख्तलिफ मुकदमात में, तो उसके बाद कोई वर्कर्स निकलेंगे। पहले भी अगर आप देखें तो जितने भी एहतजाज की कॉल्स दी गई और जितने भी इस्लामाबाद के लिए मार्च निकाले हों या जो इस तरह के एहतजाज किए गए हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर लीड करते हैं और वो पूरी सूबाई हुकूमत की मशीनरी को लेकर लीड करते थे। अब जब ये खुद अंडर प्रेशर हैं अली अमीन गंडापुर, तो ऐसी सूरत हाल में ये भी होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है कि कोई बड़ी तादाद में या इम्प्रेसिव कोई एहतजाज का कोई शो इतनी हो चुकी हैं। जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं जो ऑब्वियसली दे वेट फॉर समथिंग लाइक दिस, उनको भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो लेट्स सी क्या होता है। दरख्वास्त तो दी थी इस्लामाबाद में धरना जलसा करने की, नॉट धरना, सो लेट्स सी उस पर क्या आगे पेशरफ्त होती है। अभी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। ओके, मुबारक हो टू ऑल द पेरेंट्स। वालिदैन के लिए खुशखबरी ये है कि सिंध और बलोचिस्तान के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई।
तो बच्चे अब स्कूल जाएंगे। और तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। अब्दुल्ला, आपके बच्चे के स्कूल? नहीं, मंडे से। हाँ, मंडे से। चले, वो खुशखबरी अभी आपके लिए नहीं है। मंडे से अब फ्राइडे है ना, जाहिर है। हाँ, वीकेंड के बाद ही होना था। फ्राइडे को जाएगा। इनके खुल गए, वो भी कम ही गए हैं आज। वो तो नजर आ ही रहे हैं हमारे सामने। मुश्किल कोई एक आध नजर आ रहा है। इदारे जी आज से खुल गए हैं। और ये अच्छा, हमने जो शॉट्स देखे हैं ना स्कूलों के साथ, प्लीज बताएं कि कचरा कुंडी क्यों होती है एंड स्कूलों के साथ में? दोबारा दिखाएं प्लीज जरा ये ऐसे विजुअल। ये देख रहे हैं अब्दुल्ला आप? हाँ, सच बात। व्हाई इज दैट द थिंग? इट्स अ वेरी, जहाँ कचरा कुंडी हो पता होता है साथ कोई स्कूल होगा। नहीं ऐसा ना कहें। चलो ऐसा नहीं है, लेकिन इसको तो सब साफ कर देना, थोड़ा सा तो करना चाहिए। हाँ, और अभी छुट्टियां चल रही थी, इसको उठा देते हैं। बहुत सारे हैं। तो जी ये तदरीसी अमल जो है अब ये शुरू हो जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने 1 जून से 31 जुलाई तक जो छुट्टियां हैं गर्मियों की, उसका ऐलान किया था। कराची में बेशतर निजी स्कूल जो हैं वो अलबत्ता मंडे से खुलेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी द 4th of August। और सो गुड ऑन एवरीबडी भाई, बड़े सक्सेसफुली वालिदैन ने अच्छी तरह बच्चों की छुट्टियां गुजारी। ज़्यादा मुश्किल तो वालिदैन के लिए ही होता है। अच्छा, एकदम बच्चों का रूटीन चेंज कराना ना, भी बच्चों की आदतें बिगड़ी हुई होती हैं गर्मियों की छुट्टियों में। सो अभी वो पीरियड चल रहा है, एक हफ्ता जो होता है ना स्कूल खुलने से पहले का, कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। तो वो मार्जिन जल्दी सोएं। तो ये वीकेंड आ गया ना, तो वीकेंड पे कोशिश स्टार्ट कर दें। ये कोशिश पहले से शुरू हो गई है हुमा, लेकिन ये कोशिश आसान नहीं है। Well, I wouldn't know, ये but कोशिश yes, मुश्किल है। It can be quite challenging, It as is I've heard. challenging। अच्छा, आगे चलें। बिल्कुल आगे चलते हैं। इंडिया और अमेरिका के दरमियान महज तजारती लड़ाई नहीं, बल्कि मामला जो है उससे बिल्कुल आगे निकलता दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूती और इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें भी मतलब यू नीड टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पाना गैर मामूली पेशरफ्त है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान मसनूआत पर टैरिफ भी कम होंगे। एक्चुअली वो भी और इत्तलात भी ऐसी आ रही हैं। वी आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग कि क्या टैरिफ हैं, लेकिन सर्टेनली कंसिडरेबल कम परसेंटेज है एज कंपेयर्ड टू इंडिया, जो कि कल ही बात की जा रही थी। मोहम्मद सुहेल साहब ने हमारे साथ उन्होंने कहा था कि अगर 20% भी होता है, इंडिया पे 25% प्लस पेनल्टीज हैं, अगर हमारा 20 भी होता है तो हमें 5% का एडवांटेज होगा। लेकिन हमें ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं कि उससे भी कम हमारा टैरिफ है, लाइक 20 से भी कम। सो एक्चुअली 19% हाँ कहा गया है। बट ऑब्वियसली आपको ये भी बताएं कि अमेरिका तेल की तलाश में पाकिस्तान की मदद करेगा, बल्कि ट्रंप के अपने अल्फाज में ये हैं कि कौन जानता है कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल फरोख्त करे। लेकिन फिर आपको पता है उनकी स्टेटमेंट्स तो बहुत से होते ही हैं। अमेरिकी सदर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी लीडरशिप की खुलकर तारीफ करते हैं, जबकि भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज़ को मुस्तकिल निशाने पर रखे हुए हैं। भारत पर 25% टैरिफ आयद करना बता रहा है कि अमेरिका भारत को माजी की तरह बिल्कुल भी रियायत देने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पर तो ये तक कह दिया कि भारत और रूस की जो इकोनॉमीज हैं वो डेड हैं, मुर्दा हैं। बेसिकली उनका ये कहना था, मुझे कोई परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी मुर्दा मईशतों को साथ लेकर डूब जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत पर्सनल हो रहे हैं भाई। बट दैट इज ट्रंप फॉर यू। दैट इज ट्रंप फॉर यू एंड दैट इज ट्रंप इज पर्सनल। नरेंद्र मोदी जलसों में खड़े होकर इस बार ट्रंप सरकार के नारे लगा रहे होते थे, याद है ना आपको? वोट सोलिसिट कर रहे थे, मतलब क्या क्या नहीं हुआ था। और इस उम्मीद के साथ कि इंडिया पे फेवर होगा कुछ, अमेरिका का कुछ ऐसा हुआ नहीं। इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर मलिया लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ साल पहले तक ये मुमकिन नजर नहीं आता था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड डील करेगा या किसी भी मामले में हमें प्रायोरिटी हासिल होगी इंडिया पे, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। ये सिफारती कामयाबी सर्टनली हमारी है, लेकिन इसमें क्या और फैक्टर्स भी हैं या हमारी ही इसे डिप्लोमेटिक विन कहा जाएगा? मेरा ख्याल है पाकिस्तान हैज प्लेड इट्स कार्ड वेरी वेल, इट्स डिप्लोमेटिक कार्ड्स। अभी हमारे आर्मी चीफ अपने चीन के दौरे से वापस आए हैं। उसके अलावा जाहिर है उनकी वजह से ही जो इस वक्त इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात में, उसमें सारी कंट्रीब्यूशन तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उन्होंने ही तो जाके ही वाज होस्टेड फॉर लंच बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, और उसके बाद से ही आप कह सकते हैं कि तल्लुकात हमारे जो है ज़्यादा वार्मथ की तरफ गए हैं। तो फिर इसके साथ ये भी है कि पाकिस्तान ने पब्लिकली बार बार सदर ट्रंप को
थैंक किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने रोल प्ले किया इंडिया पाकिस्तान की जो क्राइसिस थी, जो कॉन्फ्लिक्ट थी, उसको डिफ्यूज करने में। तो जाहिर है, देखें, सदर ट्रम्प हैज अ बिग ईगो, तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि हिज ईगो वाज सर्टेनली सॉर्ट ऑफ सैटिस्फाइड, आप कह लें। लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी वो चाइना है, और उसके साथ भी पाकिस्तान अपने जो ताल्लुकात है बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे रख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। आई थिंक डायरेक्शन इज करेक्ट, पॉलिसी इज करेक्ट। और उसके अलावा भी और फ्रंट्स पे भी पाकिस्तान ने अभी उसकी प्रेसिडेंसी अब खत्म हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, वहां पर भी पाकिस्तान ने दिखाया कि उसकी डिप्लोमेसी जो है, उसकी सफारती जो कंट्रीब्यूशन है टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, वाकई बहुत पॉजिटिव है। तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान इज डन वेरी वेल। बट अब सवाल यही पैदा होता है कि किस हद तक ये जो एडवांटेजेस पाकिस्तान को मिले हैं, डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस, हाउ फार पाकिस्तान इज एबल टू सस्टेन देम। ये दैट इज़ द की क्वेश्चन हेयर। अब ये भी बताइएगा कि उधर इंडिया के साथ अमेरिका आजकल जो सलूक कर रहा है, मतलब अगर अपने पाकिस्तानी टर्म्स में कहा जाए तो वो सौतीलों वाला, सौतीलों से भी बदतर चले आप कह दें, तो वो हो रहा है। भारतीय हुकूमत ऑब्वियसली चीज़ें ठीक करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन वो जो ख्वाब था कि वो दुनिया की एक सुपर पावर बने, क्या ये अब मुमकिन भी है? जहां तक अमेरिका और भारत के ताल्लुकात का ताल्लुक है, ये एक काफी, एक तरह से आप कह लीजिए कि काफी तब्दीली आई है इसमें। और सवाल अब ये पैदा होता है कि सदर ट्रम्प की जो नाराजगी है भारत के साथ, हालांकि हमेशा से उन्होंने कहा कि उनके वजीर आजम के साथ बहुत ही करीबी और जाती ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने जिस तरह से भारत को ट्रीट किया है ट्रेड पे, फिर ये कि सैंक्शंस लगाए हैं उस पे कि उन कंपनीज पे जो कि ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, और इसके साथ साथ सदर ट्रम्प का ये भी कहना, बहुत ही नेगेटिव ट्वीट्स किए उन्होंने भारत के बारे में, और यही कहा कि भारत रूस के साथ क्यों अपने ताल्लुकात इस किस्म के रख रहा है कि वहां से वो एनर्जी भी लेता है, असला भी लेता है। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये भी है कि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो अमेरिका से असला ले। तो ये सारी चीजें अगर हम सामने रखें तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर ट्रम्प जो है उन्होंने एक पॉलिसी की तब्दीली ड्राइव कर रहे हैं, या ये कि एक आर्जी नाराजगी है। लेकिन ये जरूर है कि सदर ट्रम्प की नजर में भारत की वो अहमियत और वो वैल्यू नहीं है जो शायद उनके प्रीडिसेसर्स की थी। मिसाल के तौर पे चीन के हवाले से अब तक तो यही था ना सबका ख्याल, और यही असेसमेंट थी कि अमेरिका इंडिया को बिल्ड कर रहा है इसलिए कि वो चाहता है कि इंडिया को एज अ काउंटरवेट टू चाइना इस्तेमाल करे। लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि उस किस्म की वैल्यू नहीं है अमेरिका की नजर में, इसलिए कि इंडिया ऑल्सो, मेरा ख्याल है उसके अपने जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ भी और रूस के साथ भी, तो लगता ये है कि शायद सदर ट्रम्प की तवक्को है कि उनके साथ जो मुल्क डील करें वो अनकंडीशनल लॉयल्टी दें उनको, और मुल्कों के साथ जो कि हरीफ मुल्क हैं उनकी नज़र में अमेरिका के, उनके साथ वो ताल्लुकात ना रखें। तो इससे तो फिर जाहिर है चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं भारत अमेरिका ताल्लुकात में। लेकिन देखना ये है कि जो करंट टेंशन्स है, तनाव जो है, क्या वो आर्जी है, इज इट अ ब्लिप, या वो देरपा है? लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि सदर ट्रम्प ये चाहते हैं, भारत के तनाजुर में हमने ये बात की है कि सिर्फ अनकंडीशनली वो हमारे साथ हों, लेकिन हमारे लिए भी बड़ी फिर चैलेंजिंग सूरत हाल बन सकती है ना, क्योंकि अभी अमेरिका ही नहीं, बाकी दुनिया से भी हमारे मामला ठीक ही चल रहे हैं। रशिया यहाँ स्टील मिल लगा रहा है, बरतानिया ने वीज़ों में ई-वीज़ा शुरू कर दिए हैं, फ्लाइटों में रिलीफ है, चीन से तो हमारी बहुत पुरानी बहुत गहरी दोस्ती है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सो हमारी यूनिक पोजीशन में ये सब सुपर पावर्स हमारे साथ इंगेज होना बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन ये हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग चीज़ नहीं बन सकती? पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तजारती डील हुई है
उसकी तफसीलात तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये एक कामयाब मुज़ाकरात रहे हैं और पाकिस्तान की टीम ने, मैं समझती हूँ कि देव डन वेरी वेल, और बिल्कुल वक्त पे ही ये एग्रीमेंट हो गई है। बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पे ट्वीट किया है और मुबारकबादी भी दी है, शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जब तक तफसीलात सामने नहीं आती इसका तज्जिया पूरी तरह से करना मुश्किल है। लेकिन मैं नहीं समझती कि इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट करें कि पाकिस्तान को भारत पे तरजीह दी जा रही है। ये दो रिलेशनशिप्स जो है, जो ताल्लुकात हैं, ये डिफरेंट है। अमेरिका की जो ट्रेड है वो बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत ज़्यादा है बल्कि इंडिया के साथ। और फिर ये कि इंडिया की दुनिया में मैं समझती हूँ कि सबसे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड रेजीम, टाइट ट्रेड रेजीम है, जिससे कि जाहिर है सदर ट्रंप उसी पे तो नाराज है और उसी वजह से ही उन्होंने 25% भारत पे टैरिफ लगाए हैं। लेकिन ये भी कहा है कि अभी मुज़ाकरात जारी हैं। तो मैं समझती हूँ इनको हमें अलग देखना चाहिए कि भारत के साथ क्या हो रहा है और पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ये तो खुशाइन बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। ठीक है, डॉक्टर मलिह अलो, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। और अभी हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, चीनी की क्या सूरत हाल है आप बताएं हमें, क्योंकि मुल्क में चीनी या तो बहुत महंगी मिल रही है या फिर मिल ही नहीं रही, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद चीनी आज भी 190 और 200 रुपए किलो के दरमियान फरोख्त हो रही है। हुकूमत का इसरार है कि मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, लेकिन फिर हुकूमत इक़दामात भी कर रही है। FBR ने, हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया अब कितने ही टन चीनी, और साथ ही कुछ शुगर मिल मालिकान के नाम ECL पे भी डाल दिए हैं। दिस वाज द लेटेस्ट। तो ये हुकूमत इक़दामात भी कर रही है, फिर हुकूमत कह रही है, कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है भी नहीं, लेकिन लेट अस वर्क ऑन इट एज वेल। तो ये सब कुछ भी साथ चल रहा है। रियाज एंडी हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम कराची, और जवाद मलिक हैं हमारे साथ लाहौर से। दो बड़े शहरों से हम सूरत हाल मालूम करेंगे। रियाज, सबसे पहले आप बताइएगा हमें हुकूमत का यह मानना, लेकिन साथ ही इक़दामात भी कर रहे हैं कि जी वो चीनी के ज़खायर अपने कंट्रोल में ले लिए, ECL में नाम डाल दिए। कराची की परचून और होलसेल मार्केट की सूरत हाल क्या है चीनी की दस्तयाबी को लेकर? ऑलराइट, सो यहाँ पे जो कीमत का तवाज़ुन है या कीमत का इंतज़ाम है, उसको मैं कहूँगा कि बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है। जिसकी जो मर्ज़ी है वो ले रहा है। होलसेल से शुरू करता हूँ तो 2 रोज़ पहले होलसेल में 174 रुपये किलो थी चीनी, लेकिन फिर कमिश्नर साहब ने इस बात पे कार्रवाई की कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 170 में होलसेल में बिकेगी, 173 में रिटेल में बिकेगी। वो नहीं बिक रही थी तो उन्होंने कार्रवाई की, कुछ दुकानों को सील किया, उन पे जुर्माने हुए 50-50 हज़ार के, कुछ और दुकानों पे भी जुर्माने हुए। जिसके बाद एक रद्द अमल कल था कि जो चीनी के डीलर्स हैं चीनी गली के अंदर जोड़िया बाज़ार में, उन्होंने चीनी का स्टॉक छोड़ दिया था और उसकी वजह से कीमत कल 180 रुपये तक भी होलसेल में चली गई थी। जहाँ तक रिटेल की बात है तो वहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। कुछ दुकानों से इत्तला है कि 175 रुपये में भी चीनी फ़रोख्त हो रही है, लेकिन 180, 190 और अगर दूर दराज इलाके हैं तो 200 भी है। तो जो कीमत का इंतज़ाम है वो इस वक्त बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड है। जिसकी जो मर्ज़ी है वो अपनी प्राइस ले रहा है, और वजह उसकी ये है कि कीमत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। होता यह है कि आप इंतज़ाम बनाते हैं और मार्केट बनाते हैं, मार्केट तय करती है जो भी डिमांड एंड सप्लाई है उसके मुताबिक कीमत को। यहाँ पे कोशिश ये हो रही है कि मार्केट डिस्टॉर्टेड है, कीमत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जो हाथ में नहीं आ रही। लाहौर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी जवाद मलिक, लाहौर का हाल बताएं, क्योंकि कराची का तो आपने सुन ही लिया। जी बिल्कुल, लाहौर की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है जैसी रियाज एंडी बता रहे हैं। और यहाँ पर पहले मैं बात करूँगा जो सप्लाई है, जो एक मंबा है जहाँ पर चीनी आती है, फिर वो दुकानों पर जाती है और आम सारिफ को मिलती है। तो उसमें यहाँ पे जो मेन है वो अकबरी मंडी कहलाती है। वहाँ पर हम सूरत हाल देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई रोज़ से वहाँ पर चीनी आई नहीं थी। बिलाखिर गवर्नमेंट उसमें कूदी। राना तनवीर साहब ने बड़े दावे किए, बुलंदोबाग दावे उनके सामने आए हैं कि बड़े ही अफसोसनाक उनके दावे थे कल कि लाहौर में चीनी, या लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान में चीनी की कोई किल्लत नहीं है, इसे 173 रुपये पे जिससे चाहे जहाँ से चाहे ले ले। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपने शहर मुरीदके में आएँ, लाहौर में आएँ या किसी जगह चले जाएँ। चीनी इस वक्त लाहौर में बिल्कुल नहीं मिल रही। इन्होंने इन्हीं के दावों की वजह से, इन्हीं के इक़दाम की वजह से चीनी बाहर भिजवाई गई। यही वो वज़ीर थे जिन्होंने मुआहदा किया शुगर मिल मालकान से और 7 लाख टन चीनी बाहर भिजवा दी। वो तहरीरी मुआहदा आवाम पूछ रहे हैं, सार्फिन पूछ रहे हैं, कहाँ गया वो गवर्नमेंट की रिट जिन्होंने दावा किया था 125 रुपये से 130 रुपये से ज़ायद कीमत नहीं होगी, लेकिन फिर वो 167 रुपये कीमत गई, 190 गई। आज बड़े स्टोरों पर लाहौर में मेरे साथ आएँ, सवेरा स्टोर है, रहीम स्टोर है, बाकी स्टोर है, वहाँ पर 200 रुपये किलो मिल रही है। वो रसीद नहीं देते, बिना रसीद के आपको देते हैं। 200 रुपये चीनी मिल रही है। ये पीछे मेरे इस वक्त ग्रीन टाउन का बाज़ार है, अभी मैं बाज़ार से होके आया हूँ, वहाँ पर चीनी नहीं मिल रही। 173 रुपये लिख के लगाया हुआ है, लेकिन आवाम को चीनी नहीं मिल रही। इसका अलमिया एक और हुआ है कि जो शक्कर थी 200 रुपये किलो की, वो 220 रुपये हो चुकी है आज, और शक्कर भी नहीं मिल रही। तो ये कहाँ के वज़ीर हैं, कहाँ के मुशीर हैं, इंतजामिया ने कम से कम ये इस दावे के तो कले खुल गई है कि चीनी दस्तयाब है और कोई किल्लत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। थैंक यू रियाज। तो प्राइसेस तो बेसिकली वही हैं जो चल रही हैं और मिल भी रही है, और ये गर्मी बहुत पड़ गई ना, इसलिए बहरान पैदा हुआ। आपको याद है ना वो तौजीह भी सारी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इस बात से भी आपको खुशी होगी कि ऑनलाइन अशिया और सर्विसेज की खरीदारी पर मौजूदा बजट में लगाया गया 5% टैक्स वापस हो गया है। भाई बहुत 5% क्या 50% लग रहा था वो तो देखने में कीमतों में। ऑब्वियसली, और ये मेरा तो ख्याल है ये पब्लिक प्रेशर की वजह से हुआ है, क्योंकि जो रौला मचाया गया था ना पब्लिक की तरफ से, तो खरीदारों के लिए कल एक बहुत बड़ा ये रिलीफ सामने आया है। और FPR के नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क से डिजिटल तौर पर मंगवाई गई बैरूनी अशिया और खदमात पर टैक्स लागू नहीं होगा। डिजिटल टैक्स के नफाज पर सार्फिन के साथ बैरूनी कंपनियां भी खुश नहीं थीं। और दूसरी तरफ इस फैसले का एक पहलू ये भी है कि मकामी कंपनीज और रिटेल सेक्टर टैक्स वापस लेने के फैसले को मुस्बत करार नहीं देता, और उनका कहना है कि टैक्स की वापसी से मुमकिन तौर पर बैनुल अक़वामी ऑनलाइन कंपनियों तो पाकिस्तान मार्केट से फ़ायदा उठाएंगी, लेकिन मकामी रिटेल सेक्टर मजीद दबाव में आ सकता है। अब क्या मामला है वैसे, लेकिन हमारे जो मकामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी इतलाक हो रहा था इस कीमतों में इजाफे का, और सर्टनली वो भी बहुत परेशान थे, यू नो। तो बेहतरी तो शायद उनके लिए भी आई होगी। लेट्स टॉक अबाउट इट। अशरफ मलखम है हमारे साथ। अशरफ, बताइएगा जो ऑनलाइन और सर्विसेज की इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाया गया था, इसका क्या बैकग्राउंड है? अब चूंकि वापस ले लिया गया है, सो वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड द होल मैटर। माली साल 2024 में $7.7 बिलियन की शॉपिंग हुई थी इस ई कॉमर्स के थ्रू, और 2 साल जो पिछला साल गुजरा था 2025 में, उसमें तकरीबन $10 अरब की शॉपिंग हुई थी इस तरह स्मार्टफोन के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए या ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए। तो $10 अरब पे अगर कोई भी टैक्स का लगाएं जो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, या तकरीबन अगर आप बिल्कुल सीधा सा आसान रेट्स लें, जो डॉलर का रेट है 280 रुपए से ज़्यादा ही है, लेकिन अगर आप 280 भी काउंट करें तो उसके मुताबिक ये 10 का ज़रब ने 2800 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है ऑनलाइन। अब 2800 रुपये का FBR 5% टैक्स लगाता है, उसका वॉल्यूम देख लें कितना बढ़ता है। 1000 रुपये तकरीबन, वो अगर 5 अरब है तो 1000 रुपये को 50 अरब बनेगा, तो कोई 150 अरब के करीब पाकिस्तान को इस पर टैक्स मुतवक्के था। उस पर ये FPR ने फैसला किया था कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, के साथ साथ दूसरा एक अहम पहलू भी था। जो दुकानदार हैं उनका बड़ा इतराज़ था कि हम तो इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के बैठते हैं, दुकान है, उसके बिल्स हैं, उस पर मुलाजमीन हैं, तो लेकिन जो ऑनलाइन शॉपिंग है इनका कोई खर्चा नहीं होता, इन पे टैक्स भी नहीं होता, जबकि दुकानदार पे टैक्स होता है जो भी थोड़ा है। हालांकि वो भी दुकानदार भी टैक्स ज़्यादा नहीं देता, लेकिन फिर भी एक टैक्स तो होता है। बिजली इस्तेमाल होती है, बिजली में कुछ टैक्सेस शामिल होती हैं, दूसरी तीसरी सर्विसेज हैं, तनख्वाह मिलती है सेल्समैन को, तो उस पर उनका कहना था कि हमारे पे जो टैक्स है इस शोबे पे टैक्स नहीं है, इसको भी एड्रेस। गॉट इट, बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम, आपने हमें समझा भी दिया, नुमाइंदा जियो न्यूज़। लेकिन ये तो एक थी बात जिस पे हम बात करना चाहते हैं, उसके अलावा US पाकिस्तान जो ट्रेड डील है उस पर भी हमने बात करनी है। पिछले घंटे हमने पाकिस्तान न्यू ट्रेड डायलॉग की भी हम बात करेंगे कुछ ही देर में, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं।
लेते हैं, हुमा फ़खर ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। हुमा, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील का जो ऐलान हुआ है, तफसीलात जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात में ये कितना अहम माइलस्टोन है? जी, अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक करके देखें तो आप देखिए अभी हाल ही में हमने जो 6-0 स्कोर किया है थैंक्स टू आवर फोर्सेस, उसने हमें एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी दी है टू रीपोजिशन आवरसेल्व्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी हम उसको हैंडल कर ही रहे हैं। वी हैव गॉटन अनदर चांस जहां नॉट ओनली वी आर रीपोजिशनिंग आवर परसेप्शंस बट वी आर आल्सो गेटिंग मार्केट एक्सेस थैंक्स टू द फोर्सेस for the 6-0 where we entered into a phase where we say, hey, Pakistan is arriving. And secondly, is agreement ke baad we are actually looking at market access jo pehle is level pe hame nahi mila. Thanks to the finance minister and his team, aisa agreement, trade agreement at least pehle nahi hua. Why I say this? Because isse pehle jitne trade agreements hue hain, wo trade tak limited rahe hain, even दूसरी countries के साथ. This is the first time जिसमें investments include हुई है. So our short-term investment needs and also our long-term trade requirements both are being met. उसके साथ साथ अगर आप देखिए strategically एक regional signal हो रहा है कि हम we are arriving at a position. देखिए I'm an exporter. As an exporter आपसे ये कह सकते हैं कि trade is the business card of any country. अगर आप छोटे छोटे 2-3 अग्रीमेंट्स पे बैठे हैं, यस इतना सीरियसली आपको नहीं लिया जाता नो मैटर व्हाट, बट व्हेन यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट लाइक दिस विद द यूएस, वी विल बी टेकन वेरी सीरियसली एंड इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेसेस के लिए, हमारे एसएमईज के लिए, हमारे यूथ के लिए। और सबसे बड़ा आई वुड से हमें इससे टैरिफ्स और उसमें मेजर नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि हमारी जो डिपेंडेंसी की टॉक है हम उससे आगे चलना शुरू हो गए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट। हुमा साहब आप ठीक कह रही हैं, और अब चूंकि ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आई है, वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एज वेल। अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड बढ़ाना है तो हमें इतनी बड़ी मार्केट के लिए कुछ नया भी सोचना होगा। जो रवायती तौर पर टेक्सटाइल है, हमारा आम वगैरह है और दीगर चीज़ें हैं, वो काफ़ी तो नहीं होंगी। कुछ नई प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या ला सकते हैं हम? जी बिल्कुल, आप देखिए ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स को उन्होंने प्रायोरिटी दी है इस ट्रेड डील में, बट आपको जब एक स्लैश मिल जाता है 16% से 20% एक्सपेक्टेड रेट है, सुना है कि ये आएगा, जब आपको एक स्लैश मिल जाता है तो आप कोई भी उस सेक्टर में एक्सेसरी उठा लें, आप कोई भी उसका एक जिसे कहते हैं ना कि एक कोना उठा लें जिसमें आपकी वो है स्ट्रेंथ है, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट डेवलपिंग इट। देखिए बड़ी चीज़ ये होती है से एक कंट्री ने प्रोडक्ट बना लिया, बट अगर मार्केट एक्सेस नहीं है, आप वहाँ पहुँच ही नहीं सके, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और इस अग्रीमेंट ने हमें ये चीज़ दी है कि हम उस मार्केट तक पहुँच पाएंगे। देखिए चाइना हमारा इन्वेस्टर रहा है ट्रेडिशनली, यूएस हमारा बायर रहा है, एंड एज अ बायर as our largest buyer, अगर हमें एक और enhanced tariff reduction मिल जाती है, it is for us now to sit down and do the homework कि हम इधर और क्या कर सकते हैं। टेक्सटाइल्स को हटा दीजिए, सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसमें नजर आ रहा है that is the technology sector। देखिए youth is going to be all technology, urban youth especially, अब तो रूरल में भी आप देखिए semi rural and और वो भी मोस्टली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। सो जब टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा सपोर्ट मिले, फॉर इंस्टेंस 5% लगाया था टेक्नोलॉजी का टैक्स जुलाई में, उसको रेट्रोएक्टिवली रिवोक कर लिया गया है, विच मीन्स एनी फॉरेन कंपनी विल नॉट हैव टू पे दैट टैक्स, विच इन अदर वर्ड्स मीन्स कि हमारा स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, हमारा टेक्नोलॉजी की फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज ट्रेमेंडसली, एंड any investment in technology means job creation। IT है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की आपने बात की है। अगर हम मिनरल्स वगैरह ऐसी चीज़ों में बात कर लें हुमा साहिबा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बज़ाहिर एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स वाले बिजनेस से जुड़ी हैं।
क्या आम पाकिस्तानी को इससे कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़ायदा होता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम एरिया यही आता है कि जो यंग निकल भी रहा है या यंग ना भी हो, वो कहाँ नौकरियां ढूंढने जाए। नौकरी है ही नहीं उस लेवल की जो इस बड़े पॉपुलेशन के सिनारियो में होनी चाहिए। तो any investment that comes in, any market access that comes in, jobs मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली टेक्नोलॉजी में जॉब्स मिलेंगी। फिर अगर आप सेक्टर्स देखिए जिनमें प्रमोट किया जा रहा है, उसमें एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल्स है। ऑल्दो हमेशा सब कहते हैं टेक्सटाइल्स एग्रीकल्चर पुराना है, बट एटलीस्ट हमने उस अपने ओल्ड बास्केट्स को डेवलप करना है, बिकॉज वी जस्ट स्टॉप्ड एट बेसिक्स। ये अपॉर्चुनिटी है कि हम बेसिक से वैल्यू एडिशन में जाएं और एसएमईज आगे आए, चाहे वो छोटी छोटी टेक्सटाइल के एक्सेसरीज की तरफ जाएं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स बना दें, टेक्निकल यार्न्स बना दें, मेडिकल फैब्रिक्स बना दें। ये छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं जो थोड़े सी इन्वेस्टमेंट्स के साथ किए जा सकते हैं। आर पीपल मस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें होराइजन पे मिल गई है। ये बहुत कौम 50 साल इंतज़ार करती है इस मौके का जो हमें मिला है। पहले एज आई रिपीट कि पहले मौका मिला कि 6-0 ने हमारी परसेप्शन बदली, और अब मौका मिल रहा है कि हमें ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट एक्सेस भी मिल रहा है। सो आई थिंक द कॉमन मैन इंशाल्लाह हैज़ टू वर्क हार्ड टू टैप इट। एंड एक और चीज़ ऐसा भी होता है कि जब उधर से भी सामान आएगा तो कंज्यूमर की प्राइसेस कम होंगी। बहुत ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स में भी हमें फ़ायदा। और अगर आप एसएमईज को देखिए, हम रॉ मटेरियल्स वहाँ से इंपोर्ट करके और फिर एक्सपोर्ट करें, उसमें भी हमें बहुत हमारे कॉमन मैन, हमारे एसएमईज को फ़ायदा होगा। बहुत एवेन्यूज हैं और ऑप्शंस हैं जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। We have to make the most of it। अब ये भी बता दीजिए कि लास्टली हुमा साहिबा, अभी हमने डिस्कस किया है जो ऑनलाइन शॉपिंग, ज़ाहिर है बहुत ही बड़ा वॉल्यूम पाकिस्तान में हर गुज़रते साल के साथ इजाफा ही हो रहा है। इसमें ई कॉमर्स में सर्विसेज और ऑनलाइन अशिया की ख़रीदारी पर टैक्स कम किया गया है, बड़ा अहम इसे लिया जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत पर, ख़ासतौर पर डिजिटल इकॉनमी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, द वर्ल्ड इज़ नाउ डिजिटल। अगर आप डिजिटाइज्ड नहीं हैं और अगर आप डिजिटल पे नहीं चल रहे तो आप पीछे रह जाएंगे। हम वैसे ही पीछे हैं। डिजिटल ने अफ्रीका और बहुत से और ममालिक को एक जंप दे दिया। जो इतने साल 50-60 साल उन्होंने ज़ाया किए थे, डिजिटल ने वो जंप दे के उनका कवर कर दिया। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी विल हैव टू डू। ये अगर डिजिटल एसेट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आती है, इससे हमारी और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ओपन अप होंगी। सबसे बड़ी चीज़ इनोवेशन। हमारी कौम की इनोवेशन ख़त्म हो गई है, बिकॉज हम डे टू डे नौकरी ढूंढने में, सर्वाइवल मोड में इतना रह रहे हैं। वंस दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कम इन, the change in the mindset, the change in the youth, seeing के jobs आ रहे हैं, American companies नए ideas लेके आ रहे हैं, उसके साथ जो change आएगा, that is of the mind, and that mind change will help the startup ecosystem to come up with new ideas and build things. एक और जो बहुत important है, आप देखिए कोविड में जब बहुत huge investments पाकिस्तान में आई थी, because हमारी investment continued नहीं रही, बिकॉज हमारी इकोसिस्टम नहीं था, वो रह गई। अब ये 5% जो रिवोक हुआ है, इससे इकोसिस्टम एक स्टार्ट है और इन्वेस्टमेंट्स पे उन्होंने कमिट किया है जो पहले उन्होंने किसी ट्रेड एग्रीमेंट में एज सच इस तरह नहीं किया। सो विच मीन्स देयर इज अ स्टार्ट एंड वी मस्ट ग्रैब द ऑटी। ज़बरदस्त। और आपने जो ये बात की है ना कि बाकी बड़े अरसे से पाकिस्तानियों के लिए एक सर्वाइवल मोड में ही रहना और उसी में उनकी एनर्जीज जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत से नौजवान हमारे स्टार्टअप ऐसी चीज़ों से मौका मिलता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी है, बहुत मेजर पॉपुलेशन है हमारी जो लिटरली सर्वाइविंग मोड में है, सर्वाइवल मोड में है कि बस जाना है, नौकरी ढूंढनी है, नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी तगदो है, नौकरी मिल गई है तो उसको हाँ उसमें से गुजरना है, हर रोज़ की एक ग्राइंड है जो बस चली जा रही है। लेकिन यही लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इनकरेज भी करते हैं लोगों को कि प्लीज़ थिंक
for yourself and और your जो families आपको पूरी एक फहरिस्त दी गई है, बल्कि box. हमें आपको कुछ और भी ऑप्शंस देते हैं। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, तालीम और दीगर शोबों में ताल्लुकात जो हैं हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और वक्त के साथ साथ हमेशा उनमें बेहतरी आई है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बरतानिया में मुकीम है, बल्कि अक्सर पाकिस्तानी बरतानिया को तो अपना दूसरा घर भी मानते हैं। उनकी अपनी डेमोग्राफी चेंज कर दी है हम लोगों ने। सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं। तो बरतानिया को जी अपना दूसरा घर तो मानते ही हैं। दोनों मुल्क तिजारत का हुजम बढ़ाने के लिए भी बातचीत कर रहे हैं और हाल ही में बरतानिया की जानिब से कई ऐसे इकदामात किए गए हैं जिन्हें पाकिस्तान हुकूमत और अवाम ने बहुत सराहा है। और अभी वीज़ास की बात हो जाए, फिर पीआईए पे जो बैन लिफ्ट हुआ उसकी बात, पीआईए देखें वापस, मतलब वो भी काफ़ी देर से बात जो थी वो रुकी हुई थी। फिर जहां अमेरिका और पाकिस्तान की ट्रेड डील की हम बात कर रहे हैं, देयर इज अ ट्रेड डायलॉग ऑनगोइंग बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान एज वेल एंड वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन दैट कि इससे क्या असरात मुरत्तब होंगे। फिर डिजिटल वीज़ा वाली तो आपने बात कर दी है, तलबा के लिए ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम है, बहुत कुछ है और पाकिस्तानी एयरलाइंस का भी हमने जिक्र कर दिया है। तो ये सारी बातें हमने करनी है और बरतानिया भी पाकिस्तान को अपना मजबूत तजारती पार्टनर समझता है और मजबूत कैसे ये पार्टनरशिप हो सकती है, यही बात करने के लिए पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट हमारे साथ हैं। Thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency, for taking out the time for us. We have some really important questions, and we would love for the Pakistani audience to, listen to it. So, first up, we want to know about this trade dialogue and what tangible impact do you think it is going to make on the partnership of both the countries? First of all, thanks for having me on this morning. It's great to be back. Trade is so important, but as you were saying earlier, it's the trade that is going to enable everybody to be able to fill their bellies, to have a house, to have a job, to have a life. And so the trade we're looking at between the UK and Pakistan has been going on for many, many years. There's a lot of exports between our two countries, about £5 billion a year. I really want to get that even higher than it already is. And so this trade dialogue has got a couple of purposes. One is to try and increase the ease of doing business between the UK and Pakistan. And we've set up this UK-Pakistan Business Advisory Council to help us work out how to cut red tape at both ends. So still doing the right procedures, but how we get rid of extraneous bureaucracy and hurdles to make sure that we can import, export more to each other than we did before. And secondly, just to give our trade a boost, because there are so many opportunities both in the UK and in Pakistan for trade between the two, that I want us to make the most of that. Why not? Has there been a tangible impact of this, this ease of doing business that you have just mentioned? Has there been increase in the volume in terms of funds and in terms of products? And also, very important question, because a lot of people are interested, you have just launched the digital visas for Pakistani students and workers. So what are the changes that people should know about, and how easy would it make the whole process? Well, first of all, on the trade side, so as you know, 92% of the goods that go from Pakistan to the UK don't have tariffs on them. We want to make it as easy as possible for Pakistan to be able to trade with the UK. And so 92% of essential goods, there's a tiny minority that have got a small tariff on, because we want to be able to encourage those exports. A lot of it is traditional exports like textiles, which are great. And you walk into most of the high street stores in the UK and you're actually wrapping yourselves in a Pakistani bed sheet or towels. Yeah, they're great and they're such good quality. But I think we want to expand beyond that. The UK's launched its new 10-year industrial strategy, so we're also looking at the opportunities in sectors like IT as well. So just like because minerals. Minerals, the UK is probably stronger on the services around minerals rather than the actual mining and excavation, but we've got a lot of the services industry around there. So we absolutely want to contribute to Pakistan's growth in this area as well, and it benefits the UK. That's now coming the joy. to the e-visas policy. And the e-visas, you were talking about digital earlier. Your previous speaker was talking about how everything needs to sort of go digital and go e. Yes. And we're being a bit late to this game, to be brutally honest, on e-visas, but we are getting there. So if you're a student or a worker, from now on you can apply for an e-visa. No more putting your passport into the VAC, no more waiting for it so you can't travel somewhere else. You can now apply online, you get an online visa,
you link it through the government portal, and then you travel with your e-visa and your passport separately to the UK. That, at the moment, that's only if you're a student or a worker, but we hope to roll that out, particularly for general visitors visas in the near future as well. Tourist. Yeah, tourist Okay, so visas. we are going to translate a little bit of that, what you said, for our audience as well. क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की जब बात होती है, बिकॉज एडमिशन्स मिल जाते हैं, जाना मुश्किल होता है और ऑब्वियसली वीज़ा का एक इशू पड़ जाता है, तो अब ई-वीज़ा से ये सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा, सब कुछ डिजिटल है। और ये जो ऑफर अगर आप इसको समझ रहे हैं तो ये दिस इज़ ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए एंड वर्कर्स एज वेल। तो अगर तो आप टूरिस्ट समझ के सोच रहे हैं कि ये होगा तो उनके लिए नहीं है, the workers that should be expanded to at least business community as well and for the tourist as well. Hopefully that could happen soon. Yes. That might be the next step, but not just yet. Okay, so we are very intrigued by you know how Pakistan International Airlines, they have started flying back to the UK as well, and that was stalled for a while. How did that come about, and what were the reasons that, you know, the UK government thought that okay, it's time and the flights should resume. So there were concerns, as you know, a few years ago on safety criteria, both the UK and the EU, and Pakistan has done a great job at addressing all of those concerns. So it's a very technical process. I'm not a technical expert, but it takes a while for the technical authorities, the civil aviation authorities in both our countries to be reassured that the right standards have been met. I'm delighted that that process, slow, painful and bureaucratic as it was, concluded in early July, which led to the announcement that Pakistan has been taken off the list of concerned, i.e. Pakistan Airlines, not just PI, but all Pakistan Airlines can now in principle fly directly to the UK. There's a few more hoops that need to be jumped through first, including applying for operating license. That's a fairly quick technical issue. Pakistan has leased some of its landing slots in the UK to other countries. They will need to get those landing slots back. So flights aren't going to turn on overnight, but I hope the process will be quite quick before we can see some Pakistani airlines flying directly to the UK. There were a few direct connections, yes, but you know, PIA, if a PIA airplane is going to anywhere in the world, it benefits a lot of us. So भाई direct आपको flights मिल जाती हैं, मतलब अभी first it benefits PIA, second it benefits all of our grandparents and all of our parents. Who need direct flights to get from, you know, point A to B? Need direct flights because it's not easy for them to hop from on a wheelchair from one plane to another plane. Okay, another question, since you are here, and this is a question that has come to us from students as well, and we would, if you could share, UK has been one of the favorite destinations for education. So Shivning scholarship, which has been massively popular in Pakistan for decades. Now, could you maybe share some figures with us that how many Pakistani students every year perhaps, you know, avail this opportunity? And also it's the 1st of August and the window is opening soon for applying. Yes, oh, I like your lead in there, yes, because the 5th of August is when the Chevening Scholarship application window opens until the 7th of October, so next Tuesday until early October is the opportunity for people to get their applications in for Chevening scholarships. Now, Chevening are aimed at people doing a master's level degree, a one-year master's level degree, who've already got their undergrad, who've already shown leadership potential, and we're looking for future leaders of Pakistan. So we're not looking for people to go to the UK and stay in the UK. We're looking for people who want to go, get a different experience and come back and be the future leaders and contributors of making Pakistan a great country. So Pakistan is our 2nd highest number of Chevening scholars in the world. So there's 2,000 who are here at the moment and alumni, and then we usually have somewhere between about 30 and 50, it varies year on year, of Chevening scholars and about the same number of Commonwealth scholars that are run through the British Council. So it's really competitive. We do get a lot of entries and a lot of disappointed people. Sometimes it takes a couple of tries to get in, but pretty much everybody. So I always see the cohort before they go to the UK and when they come back from the UK. Everybody has always had a great time, and it's amazing to see particularly some of the women get even more confident by the time they return.
सो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। चेकनिंग स्कॉलरशिप बहुत मशहूर है, लेकिन इन केस आपको नहीं पता, बड़ी ही रिप्यूटेबल ये स्कॉलरशिप होती है, मास्टर्स लेवल की है बिल्कुल। और थोड़ा सा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस भी हो तो बहुत वो इम्पैक्ट करता है। पोस्ट ग्रेजुएट बेसिकली स्कॉलरशिप इस सारे प्रोसेस में बहुत से पाकिस्तानी जाते हैं, लेकिन द आइडिया इज कि वो जाते हैं इस स्कॉलरशिप से, फिर दे हैव टू कम बैक एज वेल, वो वापस आते हैं और ऑब्वियसली उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अप्लाई करने की डेट शुरू हो रही है 5 अगस्त से। सो 7 अक्टूबर तक आप 5 अगस्त से इसी साल, अभी अगले ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस इंफॉर्मेशन, you've got it. Absolutely. Okay, some more questions coming our way since you are here, and we want to, you know, avail this opportunity. People are still interested in the e-visa policy. Absolutely, e-visa is there, but we'll come back to that. You know, many countries are competing for investment and talent. Naturally, they are looking at different countries and all that. What makes UK a strong partner for Pakistan in this regard? You know, because this is beyond trade and education and everything else. How would you relate that? So I think we have those incredibly strong people-to-people links. We've got 1.6 million diaspora, so people of Pakistani heritage in the UK. A lot of them still have family here in Pakistan. So there is a natural affinity, and I think a natural cultural affinity. I feel very at home in Pakistan in a way that hopefully Pakistanis will feel over there happy working, visiting and living in the UK as well. So I think some of it is that cultural affinity, some of that is of course historic, but also there's just a real sense of the education system, I think. So over 500,000 exams per year are done in Pakistan through the British Council. That's right. Our education qualifications are still some of the best in the world. I like to think the best, but I'm sure someone would dispute that. No, much converted for Pakistan. But I think, you know, they're great. They're a high quality standard. We're really trying to expand transnational education here. So that's where you can get a UK university qualification whilst you're still in Pakistan, because we recognise that going to the UK there are many for universities who actually claim that you would end up getting a UK degree while still studying in Pakistan. Yes. That is already happening, or it's already happening. About 12,000 people are currently studying for UK degrees whilst in Pakistan, and that's because we recognise there's a sort of a segment of people who would love to get a UK qualification, but it's just too expensive to go to the UK and live in the UK. So we want to give as many people as possible the opportunity to be able to get that experience. So I think transnational education is really the way of the future. It's digital, it's online. It doesn't give you the same immersive cultural experience, but it does result in a UK qualification at the end. At least you get the degree at the end of the day. Let us explain this to our... क्योंकि इससे पहले लोग इसको हॉक से समझते थे, नहीं, और ये बड़ी दुनिया में ऐसा हो भी रही है। मतलब दुबई में इतने कैंपसेस हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के, आप पढ़ाई दुबई में करें और आपको डिग्री जो है वो अमेरिकन मिलती है। लाइकवाइज इधर भी कैंपसेस पाकिस्तान में हो, आप पढ़ वो रहे हैं और बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं, करिकुलम वगैरह एवरीथिंग इज़ द सेम, लेकिन आप पाकिस्तान में हैं और डिग्री आपको यूके की मिले। सो दैट इज आल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांसनेशनल, जो कि आप कह रहे थे हो भी रही है। हाँ, a lot of, you know, there's an affiliation, but otherwise we don't really have campuses in Pakistan of the reputable UK institutions, but like we see in Dubai, mostly. I mean, it's something a lot of countries actually do that. We're exploring. Yeah. So we're exploring. So the University of Bolton is setting up a campus. That's very early days at the moment, but that's a good in the process. That's in the process. So they've sort of broken ground, but it'll be a while before they're actually doing their degrees here. And you know, I would love to see, we're encouraging universities to look at campuses here as well, but I think for now the future is more on this transnational education. Okay, since you are here and obviously people are want to make use of these opportunities, especially with the trade dialogue having happened, what avenues would you suggest to Pakistani people to maybe explore if they want to do business, you know, in the UK as well? Because I understand that textiles and pharmaceuticals, they have been done for a while now. We are, and I guess you are also looking for something new, something fresh. So where should one start with? So we're looking particularly around IT, innovation, startups, as well as we were talking about, the more traditional textiles. We still want those. But through the trade part of our mission, our Department for Business and Trade, there is a gateway. So if you are an aspiring business who would like to export to the UK, you can go on the British High Commission website. You'll find a link there to the trade gateway, and there you'll find a wealth of information about how to be able to export to the UK. A lot of medical students
doctors are still interested in going to the UK. There are two destinations in the US or UK. For a lot of our doctors who have just gotten their degree or who are in the process of, doing their degree. So is there any ease for them as well in this whole process? So the e-student visa would also apply for the doctors, and when we talk about workers, would doctors come into the same category, or they would have to still submit their passport? No, absolutely. They are in the e-visa category, and we do want to encourage those medical links between our two countries. So whenever I go to the old links, absolutely. Pakistani doctors have been serving in UK for decades now. Absolutely, and what I quite like, so when I ever go to my GP here, or the doctor here, or the hospital here, it's usually somebody who is trained in the UK, and then they've brought experience both ways, and so I kind of quite like that. It's not a move to the UK, stay there forever. There's an exchange that continues to happen. I really like that. Since we are talking of exchange, now climate change is a very big deal for every country in the world, especially you've witnessed in Pakistan as well, with the rains and all, and we've seen unprecedented heats in Europe, across Europe and UK as well. So just wondering if there is going to be any exchange on ideas how to mitigate it, how to curtail it, how to go forward with this new reality. So I left Islamabad at the end of June, and it was 30 degrees, and I got to London and it was 31 degrees. I'm like, what is going on Imagine, here? there's no difference now. No, exactly. Although Islamabad is a bit more humid than London is. But yeah, no. But we are also equipped, and London is not. London the new buildings have maybe air conditioning, the central air conditioning and fans, but otherwise it's not. No, it's a challenge. It's not. And big cities just trap heat as well. So big cities make it like sort of 5 degrees more than it would be otherwise. So there's a lot of exchange of ideas that happen naturally. So part of this is globally we do need to keep reducing emissions, whether we're looking at electric vehicles or power stations or green energy, but an awful lot of it now is about adaptation and mitigation. And the UK runs a couple of programs here, mainly focused up in GB, which is looking at how we can help local communities adapt and survive. Absolutely, to be honest, the very variable changing temperatures. So drought and floods, you can have, people think they're mutually exclusive, but actually you can have both. Absolutely. And if you've had a drought, then the flood is even worse. And actually the floods that have been happening recently, the UK has used about £200,000 to pre-position some assistance, so hygiene packs, first response kits, should that get any worse, but hopefully it will not get worse. All right, Your Excellency, that brings us to the end of our conversation. Thank you so much for being here and hope answering all these questions. Hope you're having a good time here in Pakistan questions. and you have had your hands on all the varieties of mango so far. I've just reached my 2-year anniversary. Oh, wonderful. But I've not yet eaten every single of the 250 varieties of mango, but it's on a mission. Which one is your favorite so far? Through. Have you gotten so the big Multani, I'm completely blanking on them, but sort of the big Multani ones and the sort of the Chaucer, yes, and then the little ones that are like a juice. Anvaratol. Yes. There you go. And I promised you I would get better at Urdu, and I failed miserably. The next time we meet, I will try. Well, hopefully. Thank you very much. Thank you so much for your time. अच्छा जी, ये सारे आपके सवाल थे जो हमने पूछे, and hopefully सारी actually इन्होंने बार-बार ये भी बताया है कि जो websites हैं इनकी वहाँ से भी आपको सारी details जो हैं वो मिल जाएंगी, especially trade के हवाले से और shipping scholarship के हवाले से. Welcome back. Welcome. Thank you for your feedback, by the way. पाकिस्तान के हाँ, लेकिन हमने ज़्यादा तो आपके सवाल पूछ ही लिए थे. खैर anyway जी, पाकिस्तान के उभरते हुए गोल्फर्स में से एक हैं साद हबीब, और वो कौमी जूनियर एमेचर चैम्पियनशिप तो हैं ही, लेकिन अब उनका टैलेंट जो है दुनिया को भी नज़र आ रहा है, आएगा बल्कि, और इब्तिदा हो चुकी है अमेरिका से, जहाँ डेलिस के एक बड़े मुश्किल मानने वाले मुकाबले जिसका नाम क्या है सीडर क्रेस्ट गोल्फ कोर्स पर 60 गोल्फर्स के दरमियान डेलिस एमेच्योर चैंपियनशिप 2025 में साद दूसरे नंबर पर आए हैं. हाउ इज दैट? सो साद हैं हमारे साथ माशाल्लाह. साद हमारे साथ हैं. साद, क्या हाल है आपका? और कंग्रेचुलेशंस पे बहुत मुबारक हो. किधर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. और इस टाइम मैं लॉस एंजल्स और आई एम जॉइनिंग.
अच्छा थोड़ा सा कनेक्शन जो है लॉस एंजलिस से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं भाई, बताइएगा सीडे क्रेस्ट गोल्फ कोर्स पर आपने 60 के दरमियान दूसरी पोजीशन हासिल की, वर यू कॉन्फिडेंट, वर यू होपफुल, क्या तैयारी रही और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, इट वाज माय फर्स्ट टाइम प्लेइंग इन डेलिस एमेचर चैंपियनशिप और इट वाज अ वेरी ग्रेट इवेंट होस्टेड बाय द USGA, which is the United States Golf Associations, and it is one of the most competitive tournaments in Dallas Championship. Or I'm feeling really proud and confident after finishing the second position here at Dallas Amateur. ज़बरदस्त। अच्छा साद, हम हमेशा जो हमारे माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कोई भी स्पोर्ट हो, हम ज़रूर पूछते हैं कि आपकी एज क्या थी, मतलब क्या तैयारी थी आपकी 60 बाकी कंपेटिटर्स को भी उनमें से उभर के निकलना, ऊपर आना, अपने आप को मनवाना, थोड़ा प्रेशर भी होता है, ऑफ कोर्स प्रेशर भी होता है, तो क्या आपने तैयारी की थी? जी, आई वाज प्लेइंग रियली हार्ड बिफोर दिस टूर्नामेंट और मैंने इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की थी पर्सनली टूर्नामेंट में आने से पहले, क्योंकि इस लेवल पे कम्पीट करना मेंटली फिजिकली आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है टू पार्टिसिपेट एट दिस लेवल ऑफ गोल्फ। तो इसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान से बाहर खेलने आते हैं तो आपके जो एटमॉस्फेयर में और आपकी जो कंडीशंस हैं गोल्फ कोर्स की, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एज आप जब पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं तो आपकी गोल्फ में बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी एल्टीट्यूड लेवल, आपकी ग्रीन स्पीड, आपके जो टर्फ पास कंडीशंस होती हैं। तो जब नई जगह पे आप आते हैं तो उससे अडॉप्ट करने के लिए आपको लाइक फर्स्ट 2-3 राउंड्स उस कोर्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू गेट यूज्ड टू इट। हम इसको ना क्रिकेट से रिलेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस वहाँ भी बहुत मैटर करती हैं और फिर नेट होती है और प्रैक्टिस होता है। सो हम उसी से रिलेट करके इसे समझ रहे हैं कि अच्छा यहाँ भी कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले। लेकिन जब आप पाकिस्तान में गोल्फ खेलते हो साथ और वहाँ, क्या सबसे बेसिक बिगेस्ट डिफरेंस आपको क्या नजर आता है? जी, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चीज़ है और जो यहाँ पे है वो डिफरेंस है, वो आपकी ग्रीन स्पीड्स में होता है और जो आपका ग्रास पे टर्फ होता है। अब एज़ कम्पेयर टू जो बाहर हम जिन गोल्फ कोर्सेज में खेलते हैं वो टोटली डिफरेंट डिज़ाइन बेस्ड होते हैं। उनका जो गोल्फ की ग्रीन स्पीड होती है जहाँ पे आप पटिंग करते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम बैक अपने होम टाउन जैसे पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान में आपके पास अनफॉर्चुनेटली उस तरह के गोल्फ कोर्सेज नहीं है, चैम्पियनशिप गोल्फ कोर्सेज जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकें। हमारे पास हैं 2 फैसिलिटीज़ इन रोमांजा एंड राया, इन लाहौर एंड मुल्तान, लेकिन टू ट्रैवल देयर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए प्रैक्टिस करना। तो इन कंडीशन अडॉप्ट करने के लिए आपको ज़रूरी है टू हर प्लेयर के लिए कि वो वीक पहले ट्रैवल करे, लाइक जिधर भी आपका टूर्नामेंट है। लाइक फॉर मी इट वाज इन डेलिस, तो मैंने 3-4 डेज पहले ट्रैवल किया। आई गॉट यूज्ड टू ऑफ द कंडीशंस ऑफ द कोर्स एंड इट वर्कड वेल फॉर यू। अच्छा, अब ग्लोबल स्टेज पे आप माशाल्लाह नजर आना शुरू हो गए हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? जी, अभी करंटली मैं एज एन एमेचर गोल्फ खेल और एट द एंड ऑफ द डे एवरी गोल्फर की ड्रीम यही होती है कि वो प्रो लेवल पे कम्पीट करें। तो आफ्टर गोल्फ आई विल ट्राई टू कन्वर्ट प्रो और कहीं भी PGA टूर, एशियन टूर पे आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम्पीट देयर। तो बेसिकली साथ आपका फ्यूचर जो है वो गोल्फ में ही है। हां, इंशाल्लाह जी, व्हाई नॉट। जबरदस्त, थैंक यू हमें ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह यू विल बी बैक ऑन अनदर विन। बहुत शुक्रिया साथ हमारे साथ थे। And that brings us to the end of the show of this week as well. Yeah, as well. हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह on Monday. Have a great weekend.